नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 22वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है संगम काल या संगम साहित्य। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के समापन के बाद कोई भी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। जिससे क्या हुआ कि जब जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है, प्रांतीय शक्ति सर उठाती है। तो भारत में प्रांतीय शक्तियों के अंतर्गत शुंग, कन्नौज, सातवाहन और चेदी अपना राज्य स्थापित किए। इसके अलावा हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पश्चिम भाग पर विदेशी हमले होते रहे तथा उस एरिया में बैक्ट्रियन, शक, हूण और कुषाण लोग अपना राज्य स्थापित किए। उसके बाद हमने देखा कि हमारा इतिहास उत्तर भारत से खिसक कर दक्षिण भारत की ओर जाता है, जहाँ पर हम लोगों ने सातवाहन वंश का अध्ययन किया था। अब दक्षिण भारत के अंतर्गत ही एक संगम साहित्य है, संगम काल है, उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं संगम साहित्य या संगम काल क्या होता है। संगम का मतलब होता है मिलन। अगर सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है सम्मेलन। तो किसके लिए सम्मेलन? तो साहित्य के लिए सम्मेलन। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा मिलन जिसमें साहित्य लिखा गया, मतलब लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया है, वो संगम साहित्य कहलाता है। और थोड़ा सा और ध्यान देने बात है कि यह संगम साहित्य तमिल साहित्य से संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका समय काल जो रहा है थोड़ा विवादास्पद है, जिसका समय काल 300 BC से 300 AD के बीच में माना जाता है। मान के चलिए 600 वर्षों के बीच में यह इस संगम साहित्य के 3 सम्मेलन हुए। इसके अलावा कहीं कहीं आप लोग 200 से 100 BC से लेकर 150 से 200 AD तक के बीच का भी समय आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे, समय काल थोड़ा सा इतिहास बोध के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद साहित्य में संस्कृति भी अभिव्यक्त हो जाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऋग्वेद एक साहित्य था, उससे वैदिक संस्कृति का हम लोग अध्ययन किए। वैदिक संस्कृति अभिव्यक्त होती है ऋग्वेद साहित्य से। और संस्कृति में भी सभ्यता की अभिव्यक्ति हो जाती है, जिसके अंतर्गत सभ्यता के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है और धार्मिक मान्यताएं कैसी है, इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि संगम जो था इसके 3 साहित्य हुए। इस पर तीन सम्मेलन हुए, 3 साहित्य, 3 सम्मेलनों में इस पर किसका किसका प्रभाव रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमने देखा कि उत्तर भारत में ऋग्वेद आ चुका था, उसके बाद ब्राह्मण धर्म स्थापित हो चुका था, बौद्ध और जैन भी स्थापित हो चुका था। इसके बाद यहाँ के उस समय की राजनीतिक स्थिति महाजनपद और मौर्य दोनों स्थापित हो चुके थे। इसके बाद हमने देखा कि संगम साहित्य मौर्य साम्राज्य के उत्तरार्ध का है, मतलब कि 184 BC के बाद का है। तो इसको मान के चलिए कि आसपास का है, मतलब मान के चलिए कि वो जो मौर्य साम्राज्य की संध्या काल रही है उसके आसपास का है, तो उत्तरार्ध का, उसके बाद का है। तो मौर्य काल में बौद्ध जैन को राजाश्रय मिला, और जब मौर्य काल में बौद्ध जैन को राजाश्रय मिला तो ये बौद्ध और जैन नीचे भी दक्षिण भारत में भी पहुँचे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं लिंक करूँगा। इसके बाद बौद्ध और जैन के खिलाफ ब्राह्मणों की मुहिम चला, जिसमें शुंग वंश प्रमुख था और ब्राह्मण धर्म प्रबल हुआ। इसके बाद दक्षिण भारत में भी सातवाहन वंश ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किए। ठीक है, थोड़ा दोनों को ध्यान रखिएगा। अब मैं तुरंत लिंक करने वाला हूँ। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बौद्ध जैन धर्म भी दक्षिण भारत में पहुंच गए तथा ब्राह्मण धर्म भी वहां स्थापित हो गए। तो अब देखते हैं कि संगम साहित्य पर कौन कौन से चीज़ों का प्रभाव रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं संगम साहित्य वेदों से प्रभावित रहा तथा बौद्ध एवं जैन दर्शन के भी तत्व इसमें मिलते हैं। यहाँ पर दार्शनिक, विद्वान और लेखक तीनों शामिल हुए थे इस साहित्य के लिखने में। ठीक है, वैदिक संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर का साहित्य और दक्षिण का साहित्य दोनों का वहाँ पर समन्वय हुआ, जिसे आर्य और अनार्य समन्वय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इस पर मौर्यकालीन संस्कृति के भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो संगम साहित्य पर 3 चीज़ों के प्रभाव, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेंस में लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। पीछे से मैंने पिछली स्लाइड से आप लोग लिंक करने के लिए मैंने बोला था, आप लिंक कीजिएगा तो आप ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि संगम साहित्य का जो समय काल रहा है 300 BC से लेकर 300 AD के बीच में संगम साहित्य का सम्मेलन हुआ था, न कि लिखा गया था। इसे लिखा गया था मान के चलिए 600 AD से, ठीक है ना, 600 AD से लेकर 1000 AD, चाहे 800 AD के बीच में इसको लिखा गया था। ये संगम साहित्य को विद्वानों की सभा को दक्षिण भारत में संगम कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो जितने भी सम्मेलन आयोजित थे उस समय दक्षिण में राजवंश थे, चोर चोल और पांड्या थे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 3 सम्मेलनों को थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं कि इसकी क्या उपलब्धि रही है, कौन इसकी अध्यक्षता की है और कौन से स्थान पे हुआ। तो प्रथम सम्मेलन
मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी तथा इसका कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, ऐसा कहा जाता है। द्वितीय सम्मेलन कपदापुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था तथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तोल्काप्पियम एक व्याकरण की किताब है जिसके रचयिता हैं तोल्काप्पियर। ये तमिल व्याकरण की किताब है, इसको थोड़ा मस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, हालांकि मैं अभी लिस्ट बना के दे दूंगा। तृतीय सम्मेलन हुआ था उत्तरी मदुरई में, ठीक है, और इसके थे नक्कीकिरर, ठीक है, और इसकी उपलब्धि रही संगम साहित्य का। उसके बाद इस संगम साहित्य के अंदर हम लोग राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि इन तीनों सम्मेलनों में 473 कवि तथा 2289 कविताएं लिखी गई थी। इसमें तमिल साहित्य के 5 महान ग्रंथों की भी रचना की गई। तो हम लोग देखते हैं 5 महान ग्रंथों को। शिल्पाधिकारम इसके रचयिता हैं इलांगो अडिगल, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मणिमेकलाई कवि सतनार, ये दोनों तो मस्ट है, आप लोग याद कर लीजिए, और कुछ याद कीजिए नहीं। और उसके बाद है शिवा का चिंतामणि, वलयपति और कंडलाकेसी। ये 5 महान तमिल ग्रंथ हैं, जिसमें से ये दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए, शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई, और इसके रचनाकार भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा छठे ग्रंथ के रूप में हम लोग मान सकते हैं कुरल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महान ग्रंथ है, और इसके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। इसमें नैतिक संदेश देने वाली रचनाएं हैं, जिसे एक तरह से तमिल का वेद भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार कबीर अपनी रचनाओं में नैतिक संदेश देते हैं, उसी प्रकार तिरुवल्लुवर कुरल के माध्यम से नैतिक संदेश देते हैं। इसके बाद अब संगम साहित्य की विषय वस्तु पर हम नज़र दौड़ाते हैं, तो ये बहुत ही व्यापक इसकी विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत भावनात्मकता मिलती है, जिसमें प्रेम, करुणा, क्रोध, विरह, युद्ध का वर्णन मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें भौतिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, व्यापार कैसा था और प्रशासन कैसा था। इसके बाद इसमें नैतिक मूल्यों आचरणों की व्याख्या मिलती है। और शुरुआत में जब संगम साहित्य लिखा गया तो इसे ब्राह्मी लिपि में इसका उपयोग किया गया था। बाद में आगे चलकर जो आज का जो तमिल साहित्य है उसमें ग्रंथ लिपि आई है, ठीक है, ग्रंथ लिपि आज के तमिल साहित्य में, लेकिन शुरुआती दौर में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। उसके बाद ये बहुत ही अलंकृत और प्रभावशाली शैली में बोला गया है। जैसे बोलते हैं कि प्रेम मदिरा की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र होता है, क्योंकि इसकी कल्पना मात्र से मन मदमत हो जाता है। तो इस तरह से बोला गया है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें दरबारी गंध नहीं मिलेगा। इनकी शैली में लोक शैली दिखेगी, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखा गया है, लोक जीवन के अनुभव के आधार पर इस पर लिखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रचनाएं सभी वर्गों के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पहले सम्मेलन में देवता भाग लिए थे तथा द्वितीय और तृतीय सम्मेलन में हर तरह के पेशे के लोग शामिल हुए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सभी वर्गों में स्त्री पुरुष भी शामिल हुए तथा ये एक तरह के धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब प्रीलिम्स में छोटे छोटे पॉइंट बन के उभरेंगे और मेंस में भी आप आराम से इसमें लिखेंगे। इसके अलावा इस पर वैदिक धर्म का भी प्रभाव रहा है और संगम साहित्य में हमें दिखाई देता है। आगे चल के हम संगम युगीन संस्कृति अभी पढ़ते हैं। अब देखते हैं संगम युगीन संस्कृति के संबंध में कुछ। संगमकालीन साहित्य से ही संगमकालीन संस्कृति का हमें पता चलता है, जिसके अंदर उसका हम लोग राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार भी है। एक शिल्पाधिकारम मैंने अभी बताया था कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसके रचयिता इलेंगो अडिगल है, जिसका समय काल 1 से लेकर 2 AD के बीच में रहा है। हालांकि ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन इसके आधार पर बनाकर कई अन्य भाषाओं में उपन्यास तथा फिल्में बनाई गई है। मैंने भी वो फिल्म देखी है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में 4 साल वहाँ पढ़ाई किया हूँ और तमिल भी आती है और मैं तमिल में ही देखा हूँ इसको। तो मैं उसकी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा सा जानबूझ के मैंने
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख दिया। इसके भाग 1 में शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। इसकी कथा वस्तु होती है, नायक होता है कोबलन, थोड़ा नाम है तमिलियन इसलिए मैंने लिख दिया है, नहीं तो मैं कहानी ऐसे भी सुना देता, नहीं तो नाम में कन्फ्यूजन होगा। नायक है कोबलन जो एक धनी व्यापारी के पुत्र था, और नायिका है कन्नगी जो धनी व्यापारी के पुत्री है। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। फिर एक सामाजिक उत्सव होता है जहाँ पर कोबलन की मुलाकात माधवी से हो जाता है। उस समय नर्तकी को वेश्या भी कहा जाता था, जो आज की भाषा में कुछ दूसरा ही मतलब है, बट उस समय नर्तकी थी। फिर इन दोनों का क्या होता है कि कोबलन का माधवी से प्रेम हो जाता है, और इस प्रेम में क्या होता है कि खूब सारा धन लुटाता है, और जब धन खत्म हो जाता है तो फिर ये वापस अपने नगर लौटता है और कन्नगी के पास लौट जाता है। सख्त लौंडा नहीं था, तो फिर से ये कन्नगी के पास लौटा, अपनी पत्नी के पास लौटा, धन खत्म हो गया। फिर अपना नगर छोड़कर ये दूसरे नगर मदुरई चले गए। ये भाग का रहता है, इसका भाग 2 है इसका, कि अब क्या कहता है कि अपना नगर छोड़कर मदुरई जाता है, तो अपनी पत्नी का पायल बेचकर व्यापार करना चाहा। जब वो पायल बेचने गया तो उस नगर की महारानी का पायल और कन्नगी का पायल एक जैसा था, जो उस समय उसका एक पायल चोरी हो गया था। अब उसको लगा कि इसने ही चुराया है, तो राजा के समक्ष इसको पेश किया गया। राजा कोबलन को मृत्यु दंड दे देता है। इससे क्या होता है कि कन्नगी व्यथित और क्रोधित हो जाती है। ये भाग 2 खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कन्नगी एक पायल लेकर जनता के बीच में जाती है कि देखिए ये मेरे पति ने नहीं चुराया है, ये मेरा ही पायल था। उसके बाद जनता के बीच में ले जाकर दिखाती है, तो जनता का इसका समर्थन मिल जाता है तथा राजा अपनी गलती को स्वीकारता है, जिससे क्या होता है कि राजा सदमे में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कन्नगी क्रोध से व्यथित होकर नगर को श्राप देती है। इससे क्या होता है कि नगर में आग लग जाता है और नगर विध्वंस होने लगता है। उसके बाद जो नगर संरक्षिका है ये कन्नगी से आग्रह करती है कि आप शांत हो जाइए, तब वो शांत होती है। फिर उसके बाद एक समय के बाद कुछ देर के बाद मतलब कि कन्नगी की मृत्यु हो जाती है, और वो अपने पति से मुलाकात उसकी स्वर्ग में होती है, और कन्नगी देवी का प्रतीक बन जाती है, जो सतीत्व की रक्षा करने वाली होती है, जो आज भी वहाँ पर उसकी मूर्तियाँ हैं, और आज भी उस तमिल संस्कृति में, उस तमिल समाज में ये कहानी प्रचलन में है। तो ये थोड़ी सी कहानी हुई। अब देखते हैं बारी बारी से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। संगम युगीन संस्कृति के अंतर्गत पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वंशानुगत राजतंत्र था, तथा किंतु सत्ता परिवर्तन एवं गृह युद्ध के भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद शासक जो निरंकुश जरूर था, किंतु अत्याचारी नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ वर्ग राजा के निर्णय को चुनौती भी दे सकते थे। इसके अलावा जनता राजा से संतुष्ट थी उस समय, तथा राजा से आशा की जाती थी कि सामाजिक परंपराएं और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देते हुए आचरण करे। इसके लिए आधार कुरल बनाया गया था, जो कि तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है, तथा अन्य रचनाओं को भी आधार बनाकर ऐसी आशा की जाती थी कि राजा इसके अनुरूप कार्य करे। ठीक है, राजा राज्य के साथ साथ धर्म, कला और विद्वानों का भी संरक्षण देता था, तथा ये राजा को प्रजापालक समझा जाता था। याद रखिएगा ये, यानी कि पिता पुत्र का संबंध हो, राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध हो। तो आज देख लीजिए हमारे राजनीतिक नेताओं का क्या हालचाल है। इसके बाद हम इस समय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं कि आर्थिक रूप से ये बहुत ही समृद्ध काल था, क्योंकि कृषि मुख्य व्यवसाय था, भूमि बेहद उपजाऊ था। ऐसा कहा जाता है कि हाथी एक जहाँ बैठती है तो जितना स्थान छेकती है, चाहे जितना भूमि वो सराउंड करती है, उतने में 8 से 10 लोगों के लिए अनाज उत्पादन किया जा सकता है। उसके अलावा व्यापार उन्नत था, इसलिए विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। विदेशी व्यापार मुख्यतः बंदरगाहों से हुआ करता था, तथा बड़े बड़े जहाज़ों से आयात और निर्यात हुआ करता था। जहाज़ों पर अक्सर झंडे लगाए रहते थे, जिससे पता चलता था कि कौन सा सामान है, किस तरह का सामान है। ठीक है, दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई थी। इस समय पुखराज, शराब, मूंगा, काली मिर्च, महीन कपड़े, जवाहरात और सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र नहीं रेशमी वस्त्र वहीं,
तो इस समय प्रचलन में था। इसके अलावा आर्थिक विषमता थी, जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि धनी व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग ऊपरी दुर्ग में रहते थे और निचले वर्ग में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। उसी प्रकार यहाँ भी आर्थिक विषमता मौजूद थी। बड़े मकान में व्यापारी और कच्चे या छोटे मकानों में निर्धन लोग रहा करते थे। उसके बाद व्यापार से सरकार को कर उगाही मिलती थी, जो जैसे आज भी होता है कि टैक्स सरकार को मिलता है, उस समय भी व्यापार से सरकार को कर मिला करता था और इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रणाली भी थी। इसके अलावा युद्ध में जो भी माल प्राप्त किया जाता था वो राजकोष में डाल दिया जाता था तथा कृषि को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर युद्ध हो रहा है तो किसान अपना खेती कर रहा है, पास में युद्ध भी हो रहा है, तो कृषि को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। युद्ध में सैनिकों की मृत्यु के बाद उनको सम्मान दिया जाता था। सैनिकों की मूर्ति बनाकर, पाषाण की मतलब पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पूजा जाता था। ठीक है, तो ये रही इसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं पर नज़र दौड़ाएं तो यह उत्तर प्लस दक्षिण, आर्य और अनार्य संस्कृति का समन्वय था। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण, पुरोहित और उच्च वर्ग का बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। यहाँ तक कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा दूसरे राज्य के ब्राह्मणों और पुरोहितों का सम्मान किया करते थे। इसके बाद यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व था और कर्मकांड की भी व्यवस्था थी। यज्ञ के लिए पुरोहित यज्ञ करते थे तथा राजा एवं धनी वर्ग यज्ञ कराते थे। इसके बाद दान में भूमि, घोड़े और रथ दिए जाते थे और इस समय ब्राह्मण वहाँ के ब्राह्मण मांस एवं ताड़ी पिया करते थे, मांस खाते थे और ताड़ी पिया करते थे। जबकि उत्तर भारत में से अपयश, चारित्रिक पतन और सामाजिक अनैतिकता माना जाता था, किंतु दक्षिण भारत में ब्राह्मण मांस आराम से खा सकते थे और ताड़ी भी पी सकते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों के साथ साथ बेल्लार ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेल्लार उच्च कोटि के, उत्तर कोटि या उच्च कोटि के कृषक हुआ करते थे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, उत्तर या उच्च कोटि के कृषक हुआ करते थे जिनका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न थे, राज्य में उच्च पद प्राप्त था तथा सैन्य एवं नागरिक प्रशासन में भी भागीदारी थी। इसके अलावा राजाओं के साथ इनका वैवाहिक संबंध भी था। तो यह ध्यान रखिएगा, बेल्लार उत्तर कोटि के किसान है, उच्च कोटि के किसान। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय के लोग थे जिनको पुलियन, जो रस्सी का चरपाई बनाने वाला को कहा जाता था। चरवाहों का अलग वर्ग था जिसे गवाले कहते थे। एक मलबर था जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे, जो चोरी एवं डाका डालते थे। इसके अलावा एनियर, शिकारियों की एक जाति हुआ करती थी। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति देखें तो बहुत ही निम्न स्थिति थी स्त्रियों की, खासकर ये पुरुष प्रधान समाज था तथा विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसमें वो हरी सब्जी नहीं खा सकती थी, ठंडे पानी से नहा नहीं सकती थी, सादा भोजन करेगी, सादा कपड़े पहनेगी, सफ़ेद वस्त्र पहनेगी। उसके बाद वो लोग बाल नहीं रख सकती थी तथा आभूषण नहीं रख सकती थी। ये विधवाओं की स्थिति थी। इसके बाद मनोरंजन के साधनों में देखें तो नृत्य का विधान और संगीत गायन भी उस समय मशहूर था। वाद्य यंत्रों में ढोल और बांसुरी ज़्यादा प्रचलित था, जो आज भी है वहाँ पर। इसके बाद मनोरंजन के लिए मल्ल युद्ध, जो कुश्ती का एक प्रकार कुश्ती होता है, तथा घूंसेबाजी, पासे खेलना, जो वृद्ध लोग पासे खेला करते थे, तथा कवि सम्मेलन और पिकनिक पर जाना मनोरंजन के साधनों में शामिल था। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि वैदिक परंपराओं का ज़बरदस्त प्रभाव था, क्योंकि इस समय यज्ञ और कर्मकांड दोनों हुआ करते थे। यज्ञ के साथ साथ कर्मकांड का भी विधान था। समाज पर ब्राह्मणों और पुरोहितों का ज़बरदस्त प्रभाव था, जो कि कर्मकांड और पूजा पाठ करवाया करते थे। ठीक है, देवताओं का पूजा शिव, कृष्ण, बलराम, विष्णु और अनंत साईं और अर्धनारीश्वर की पूजा हुआ करती थी। इसके बाद गुप्त काल तक संगम युग खत्म होने लगा था और उत्तर भारत में शैव और वैष्णव परंपरा विकसित हो रही थी। किंतु भक्ति काल जो है, आगे चल के पढ़ेंगे, इसको स्पेशली पढ़ेंगे, मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया था। साउथ इंडिया से लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाती है। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बस ये लाइन ऐसे ही लिख दिया था। उसके बाद अंधविश्वास भी पूजा के साथ साथ जुड़ चुके थे, जिसमें बीमारी के लिए झाड़ फूक, ताबीज और गंडे का पहनते थे ताकि अनिष्ट को रोका जा सके, तथा सूर्य और चंद्रग्रहण के पीछे वो लोग तर्क बताते थे क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को सांप निगल जाता है, ऐसा उन लोगों को अंधविश्वास था। इसके बाद दरिद्रों का भोजन प्रचलित था, क्योंकि इसमें सेवा भाव का समावेश जुड़ा हुआ था। इसके बाद ग्राम देवता का बोलबाला था। अभी हाल ही में आई फिल्म कांतारा में हम देखेंगे तो ग्राम देवता के कॉन्सेप्ट पर भी बनाया गया है।
इसके अलावा चोल के समय ग्राम प्रशासन बहुत ही तगड़ा और प्रभावशील था। चोल अभी पढ़ेंगे स्पेशली इसको, जिसमें मन्नरम हुआ करता था, जो कि आज हमारे साइड पंचायत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ग्राम समस्याओं का निवारण किया जाता था। इसके अलावा बौद्ध जैन धर्म दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे और हिंदू धर्म तो स्थापित था और प्रमुख रूप में स्थापित था। इसके अलावा सुब्रमण्यम और मुरुगन की पूजा हुआ करती थी, ये देवता हुआ करते हैं, आज भी टाइटल में वहाँ सुब्रमण्यम का यूज किया जाता है। उसके बाद कार्तिक की पूजा हुआ करती थी, जो कि शिव के पुत्र के रूप में जाने जाते थे, जैसे शिव जी के 2 पुत्र कार्तिक और गणेश थे। इसके अलावा सन्यासी को बहुत ज़्यादा सम्मान था। उसके बाद अवतारवाद, भाग्यवाद की मान्यता थी और मंदिरों में सुबह शाम पूजा हुआ करता था। इसके अलावा देवी नारी का पूजा का भी प्रमाण मिला है। उसके बाद हम देखेंगे कल्याणी की पूजा, जिसमें आदर्श पत्नी के रूप में किया जाता था। तो ये अपना संगम साहित्य पूरा हो गया। संगम काल बहुत ज़्यादा लंबा था, बट मैंने इसको अच्छे से समेटा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। कल से हम लोग एक बड़ा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का अध्ययन शुरू करेंगे और हमारा जो इतिहास है, जो दक्षिण भारत में शिफ्ट हुआ था, अब थोड़ा सा फिर से ऊपर उत्तर भारत की ओर जाएगा। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज भर के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।